हेलो बच्चों आज हम लोग स्पर्श बुक का पतझर में टूटी पत्तियाँ इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं पहले, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है? बच्चे, शुद्ध सोना जो होता है वो बिना किसी मिलावट के होता है, इसलिए वो बिल्कुल शुद्ध होता है। और गिन्नी का सोना वो होता है जिसमें शुद्ध सोने के अंदर थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, तो वो गिन्नी का सोना बन जाता है। गिन्नी का सोना तांबा मिलाने के कारण अधिक चमकदार और मजबूत हो जाता है। और गिन्नी के सोने से ही जो महिलाएं होती हैं ना, जो भी लेडीज़ होती हैं, वो गिन्नी के सोने से ही जेवर और गहने बनवाती हैं। हमारे इंडिया में क्या है ना कि गोल्ड के जो जेवर हैं उनको लेकर बहुत क्रेज़ है। आपने भी देखा होगा, अपने घरों में भी देखा होगा। कुछ भी ओकेज़न हो, कुछ हो, मुझे गोल्ड की चेन चाहिए, मुझे गोल्ड के झुमके बनवाने हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट वे होते हैं जो अपने आदर्शों को व्यवहारिकता के साथ प्रस्तुत करते हैं, जिनके आदर्शों में व्यवहारिकता का समावेश होता है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आदर्शों में व्यवहारिकता का समावेश कितना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि व्यवहारिकता प्रमुख हो जाए, व्यवहारिकता ज़्यादा आगे आ जाए और हमारे आदर्श कहीं पीछे छूट जाएं। इससे क्या होगा? इससे समाज नीचे की तरफ जाएगा। तो हमें इनका बैलेंस रखना है, अपने आदर्शों को कहीं पीछे नहीं छोड़ना है। ठीक है, पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या हैं? तो बच्चों, शुद्ध आदर्श वो होते हैं जिनमें व्यवहारिकता हावी नहीं होती, या जिन आदर्शों में व्यवहारिकता का समावेश नहीं होता। तो शुद्ध आदर्श शुद्ध सोने के समान शुद्ध होते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती। शुद्ध आदर्श ही हमारे समाज को शाश्वत मूल्य प्रदान करते हैं, जिससे कि समाज कि इसी में भलाई छुपी हुई है, जिससे कि समाज ऊपर की ओर उन्नति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेखक ने जापानियों में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है? जापान के जो लोग होते हैं वो बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखते हैं, कंपटीशन में विश्वास रखते हैं, और वो बहुत अधिक आर्थिक उन्नति करके अमेरिका से भी आगे निकल जाना चाहते हैं। और इसके लिए वो क्या करते हैं? वो दिन रात बहुत अधिक कार्य करना चाहते हैं, बहुत अधिक मेहनत करना चाहते हैं, और अपने अंदर इसके बाद भी वो अपने अंदर एक स्पीड का इंजन फिट कर लेते हैं, स्पीड का इंजन लगा लेते हैं, जिससे कि वो कई गुना अधिक काम कर पाते हैं और वो महीनों का काम एक ही दिन में ख़त्म कर पाते हैं, करना चाहते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है, एक इसका नकारात्मक पक्ष ये भी है कि इससे क्या होता है, वो लोग मानसिक रूप से बहुत तनावग्रस्त हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? जापानी में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं। इसको टी सेरेमनी भी हिंदी में टी सेरेमनी कहते हैं, और जो चाय पिलाने वाला होता है उसको चाजीन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जापान में जिस स्थान पर चाय पिलाई जाती है उसकी क्या विशेषता है? जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस टी सेरेमनी में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को प्रवेश दिया जाता है। 3 से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता, क्योंकि इससे क्या होता है, शांति भंग होती है, और शांति बनाए रखना इस स्थान की प्रमुखता है ना। और 3 से ज़्यादा लोग होने पर शांति भंग होती है। सबसे ज़्यादा टी सेरेमनी का महत्व है कि वहाँ पर शांति बनी रहे और लोग चैन से कुछ पल बिता सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं, 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं ना। इसका मतलब है 4 या 5 लाइनों में ये आंसर हमारे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध आदर्श की तुलना शुद्ध सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? बच्चे, शुद्ध आदर्श जो हैं वो शुद्ध सोने की तरह होते हैं ना। तो जिस प्रकार शुद्ध सोने में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, वो सिर्फ शुद्ध सोना होता है, इसी प्रकार शुद्ध आदर्शों में भी
किसी भी प्रकार की व्यवहारिकता का समावेश नहीं होता। शुद्ध आदर्शों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस प्रकार शुद्ध सोने में हम तांबा मिलाकर उसको गिन्नी का सोना बना देते हैं जिससे कि उसमें मजबूती और चमक आ जाती है, इसी प्रकार हम शुद्ध आदर्शों में व्यवहारिकता का तांबा मिलाकर उसको व्यवहारिक बना देते हैं। लेकिन जैसे सोने में तांबा मिलकर उसकी शुद्धता नहीं रहती, मिलावट उसमें हो जाती है, इसी प्रकार व्यवहारिकता मिला देने से, व्यवहारिकता का समावेश कर देने से हमारे जो आदर्श हैं वो भी शुद्ध नहीं रह पाते, कहीं पीछे छूट जाते हैं और व्यवहारिकता प्रमुख हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाज़ीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की? जब जो लेखक है वो अपने एक मित्र के साथ टी सेरेमनी के लिए जाता है तो वहाँ वो एक पर्णकुटी में पहुँचते हैं। वहाँ पर बाहर एक बर्तन में पानी रखा होता है, वो हाथ पैर धोकर तौलिए से पहुँचकर अंदर जाते हैं। अंदर उन्हें एक चाज़ीन मिलता है जो उन्हें सम्मान के साथ कमर झुकाकर अभिवादन करता है, उनको बैठने की जगह दिखाता है और फिर वो अंगीठी सुलगाता है, उस पर चाय की केतली रखता है और साथ वाले कमरे से जाकर बर्तन लेके आता है, उनको साफ तौलिए से बहुत आराम से पोंछता है। फिर उनमें धीरे से आराम से चाय बनने के बाद थोड़ी थोड़ी सी चाय डाल के उनको सर्व करता है ना। ये सभी क्रियाएं वो बहुत आराम से, बहुत गरिमापूर्ण ढंग से, मतलब बहुत सलीके से करता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि आप कहीं भी किसी टी स्टॉल पे जाते हो, चाय बनाना भैया, वो फटाफट चाय बनाई 2 मिनट में, हाँ अभी दी, उबाली, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी की, गिलासों में डाली, आपके सामने रख दी, आपने भी फटाफट पी निकल लिए। और वहाँ कितने अच्छा एक प्रोसेस है, एक कोई थेरेपी की तरह है ना। जैसे थेरेपी से ट्रीट करते हैं ना, ऐसे ही वो मानसिक सुकून के लिए टी सेरेमनी में जाते हैं। अब चाय हमारे यहाँ इंडिया में बहुत पॉपुलर है ना। कहीं भी आप निकल जाइए, दिल्ली में, बम्बई, पूना, अहमदाबाद, हर जगह चाय बहुत पॉपुलर है। और अहमदाबाद और पुणे में तो चाय की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं बच्चों, आप देखना वहाँ की चाय भी बहुत स्पेशल होती है और चाय के लिए बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, है ना। यहाँ वहाँ पर अमृत तुल्य के नाम से चाय मिलती है पूना में, मुझे तो वो चाय बहुत अच्छी लगी। आप कभी जाओ तो वो एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। बहुत बढ़िया चाय मिलती है वहाँ पर और अमृत तुल्य बहुत फेमस चाय है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टी सेरेमनी में कितने लोगों को प्रवेश दिया जाता है और क्यों? हम यही पढ़ रहे हैं, इसमें पूरी जहन की देन में क्या था। टी सेरेमनी में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को प्रवेश दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रमुखता है वो शांति की होती है ना। लोग आएँ और शांति के कुछ पल, सुकून के कुछ पल वहाँ बिता सकें, तो इसके लिए वहाँ पर ज़्यादा लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता, जिससे कि वहाँ की शांति भंग ना हो। इसलिए वहाँ पर 3 लोगों से ज़्यादा लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता। वहाँ पर जो प्रमुखता है वो मेन जो है, किस लिए जाते हैं लोग? शांति के लिए। तो वहाँ की उस जगह की प्रमुखता शांति ही है, इसलिए ज़्यादा लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय पीने के बाद लेखक ने अपने अंदर क्या परिवर्तन महसूस किया, है ना। लेखक ने चाय पीने के बाद क्या महसूस किया? उसने महसूस किया कि उसके जो दिमाग की रफ्तार है, जो गति है, वो धीरे 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 कम होती जा रही है। मतलब दिमाग धीरे धीरे शांत होता जा रहा है और धीरे धीरे उसका दिमाग बिल्कुल ही बंद हो जाता है। वो कुछ भी नहीं सोच रहा, वो इतना शांत है वहाँ पर कि उसे सन्नाटा भी सुनाई दे रहा है और उसके दिमाग से ऐसा लग रहा है उसे जैसे मैं किसी अनंत काल में जी रहा हूँ। उसके दिमाग में न कोई पास्ट की बात है, ना पुरानी कोई याद आ रही है, ना वो भविष्य की कोई प्लानिंग कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में है। वो आज जब चाय पी रहा है उस पल को भरपूर महसूस कर रहा है और इसको एंजॉय कर रहा है। मतलब वो सिर्फ वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। पास्ट और जो फ्यूचर है ना, कुछ भी कोई हावी नहीं है उसके दिमाग के ऊपर।
बहुत शांति और सुकून महसूस कर रहा है लेखक, और ये उसके लिए बहुत ही अलग अनुभव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बेटे थोड़े और लेंथी क्वेश्चन है, 50 और 60 वर्ड्स में है, जो कि हमें करीब 8 लाइनों में लिखने होंगे। ठीक है, थोड़ा एक लाइन ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। इसको उदाहरण सहित ना इसकी पुष्टि कीजिए। गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, है ना, और इन्होंने समय समय पर इसका भरपूर उपयोग भी किया। अपनी नेतृत्व क्षमता के बलबूते पर ही उन्होंने पूरे भारत की जनता को एकत्रित करके अंग्रेजी जो शासन था उसके खिलाफ खड़ा किया, उसके विरोध में खड़ा किया, और उन्होंने कितने ही लोगों को साथ लेकर आंदोलन किए, जैसे असहयोग आंदोलन किया, है ना, दंडी मार्च किया और सत्याग्रह किया। तो कितने ही हमने उनके साथ, उन्होंने लोगों को अपने साथ लेकर, उनकी बातों में, उनके नेतृत्व में इतना विश्वास था लोगों का कि लोग उनकी बात सुनते थे, समझते थे, उनका साथ देते थे। ठीक है ना, बड़े बड़े नेता भी जो थे वो गांधी जी की नेतृत्व क्षमता का लोहा मानते थे और उनसे बहुत तरह की, बहुत विषयों पर परामर्श भी करते थे। तो हमें कितनी ही चीज़ों से पता लगता है कि गांधी जी में जो है वो गजब की नेतृत्व क्षमता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से ऐसे कौन से मूल्य हैं जो शाश्वत हैं? वर्तमान समय में इनकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। शाश्वत मूल्य क्या होते हैं बच्चे? शाश्वत मूल्य होते हैं जैसे परोपकार, त्याग, सत्य, अहिंसा, है ना, भलाई। ये सब ऐसे शाश्वत मूल्य हैं जो हमारे समाज को बनाए रखने के लिए हमेशा ही आवश्यक हैं, हमेशा ही इम्पॉर्टेंट रहे हैं। चाहे वो आज से 10 साल पहले, चाहे 30 साल पहले, तब भी इनका इतना ही महत्व था, इनका आज भी इतना ही महत्व है ना। समाज को ऊपर उठाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, उसको ये सारे जो शाश्वत मूल्य हैं बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और आगे भी 20 साल बाद भी, 30 साल बाद भी ये मूल्य तब भी ही उतने ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो इनकी जो प्रासंगिकता है वो हमेशा ही महत्वपूर्ण है, हमेशा ही उतनी ही ज़रूरी है। इससे क्या होता है, हम लोगों को मानसिक शांति मिलती है। कुछ अच्छा करते हो आप तो अच्छा लगता है ना, तो इससे क्या है, हम लोगों को खुद अच्छा महसूस होता है, अच्छा फील होता है, और दूसरे लोगों का भी भला होता है। तो इससे क्या होता है, समाज एक ऊंचे लेवल पर पहुंचता है, और जो समाज के लिए ये मूल्य इसलिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अपने जीवन की एक ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जबकि शुद्ध आदर्शों से आपको लाभ या हानि हुई हो और व्यवहारिकता से आपको लाभ हुआ हो। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपने कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है, हम शुद्ध आदर्शों की बात कर रहे हैं ना, तो उससे आपको इस पे व्यवहारिकता का समावेश अगर ना हो तो क्या लाभ या हानि होगा शुद्ध आदर्शों से, और उसमें व्यवहारिकता का पुट देने से, थोड़ा सा व्यवहारिकता का जो तामा मिलाने से हमें क्या लाभ होगा वो बताना है। एक ऐसा कोई एग्जाम्पल, तो जैसे इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि मेरा आदर्श है, मेरे आदर्श क्या हैं, मेरा सिद्धांत क्या है कि मैं बच्चों को नकल नहीं करने दूंगी, है ना, बच्चों को नकल नहीं करने देना, कुछ भी हो जाए। और मैंने किसी बच्चे को नकल करते हुए पकड़ लिया, तो आदर्श क्या है, मुझे उसे नकल नहीं करने देना, तो मैं उसकी कॉपी रिजेक्ट कर दूंगी, उसकी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगी और उसको पेपर नहीं देने देना। इससे क्या होगा, ये आदर्श है, क्योंकि मुझे नकल नहीं करने देना, तो मैं उसको एग्ज़ाम, उसने नकल करते हुए पकड़ा गया है तो मैं उसको पेपर नहीं देने दूंगी और उसका साल खराब हो जाएगा, है ना। ये तो हो गया हमारे आदर्श। लेकिन इसमें क्या नुकसान है, बच्चे का साल खराब हो गया, लेकिन मैं अपने आदर्शों पे डटी हुई हूँ। इसको अगर व्यवहारिकता का पुट देंगे तो क्या होगा, मैं उसको नकल नहीं करने दूंगी, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया है नकल करते हुए, तो क्या करूंगी, मैं उसकी कॉपी ले लेती हूँ, उसको नई कॉपी देती हूँ
और उसको वार्निंग देती हूँ कि आगे कभी भी मैंने तुम्हें नकल करते हुए पकड़ा तो मैं तुम्हें पेपर से, क्लासरूम से निकाल दूंगी, जिससे तुम्हारा साल खराब हो सकता है। तो मैं उसे वार्निंग दे के उसकी नकल वाली कॉपी लेकर उसको नई कॉपी दे दूंगी। तो ये क्या होगा, उसको वार्निंग देना, उसको बहुत अच्छे से समझा देना, लेकिन उसका साल भी खराब ना हो। तो ये हमारा व्यवहारिकता का पुट हो गया है ना। तो इस प्रकार हम शुद्ध आदर्श, कई बार हमें जो उसमें कितना व्यवहारिकता का समावेश करना है ये हमारे नैतिक सोच पर और हमारे सोचने पर निर्भर करता है कि व्यवहारिकता हमें कितना समावेश करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि व्यवहारिकता के साथ साथ हम अपने आदर्शों को भी साथ में रखें। व्यवहारिकता का बखान करते हुए, व्यवहारिकता की सूझबूझ दिखाते हुए हमारे आदर्श पीछे न छूट जाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, गिरगिट कहानी में आपने समाज में व्याप्त अवसर अनुसार अपने व्यवहार में पल पल बदल डालने की एक वानगी देखी। उस पाठ के अंश गिन्नी का सोना के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। गिरगिट कहानी में अवसरवादिता को दिखाया गया है, उभारा गया है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने लाभ के लिए समय समय पर किस प्रकार रंग बदलता है। गिन्नी का सोना में बेटा बताया गया है कि शुद्ध आदर्श हमारे जीवन में कितने ज़रूरी हैं। आदर्शवादिता पर अधिक बल दिया गया है क्योंकि जो समाज में शाश्वत मूल्य हैं वो इन आदर्शवादियों की ही देन है ना। इन्होंने समाज को शाश्वत मूल्य प्रदान किए हैं जिससे ही ये समाज रहने योग्य है। अधिक व्यवहारिक लोगों ने तो सिर्फ अपने लाभ हानि का ही सोचते हैं। जो ज़्यादा व्यवहारिक लोग हैं वो सफल होते हैं, लेकिन वो समाज को कुछ देते नहीं हैं। वो सिर्फ अपने लाभ और हानि को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं और सफल होते हैं। तो इस प्रकार इस समाज के लिए शुद्ध आदर्शों का और आदर्शवादियों का होना बहुत अधिक आवश्यक है। लेखक के मित्र ने मानसिक तनाव के क्या क्या कारण बताए? लेखक के मित्र ने मानसिक जो रोगों के क्या कारण बताए? एक दूसरे से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होना, चलने के स्थान पर दौड़ना, बहुत अधिक आगे निकल जाना, अपने अंदर स्पीड का इंजन फिट करना, है ना, बहुत अधिक आर्थिक प्रगति करना चाहते हैं और स्पीड का इंजन लगाकर वो कई गुना अधिक काम करते हैं। किसी से मिलते जुलते नहीं है तो वो क्या होता है, अकेले में बड़बड़ाते हैं। तो इन सब से क्या होता है, उन लोगों को मानसिक रोग का शिकार हो जाते हैं, है ना, उनको मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। अब हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं, जब ऐसे रहेंगे तो हो ही जाएगा। लेकिन क्योंकि मनुष्य, आदमी जो है वो मनुष्य है, वो कोई मशीन नहीं है। मशीन से हम दिन रात काम ले सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य है उसे थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए, थोड़ा रिलैक्स चाहिए। तो अगर वो रिलैक्स नहीं करेंगे, दिन रात काम के पीछे दौड़ते रहेंगे, महीनों का काम एक दिन में ख़त्म करना चाहेंगे, तो इस प्रकार उनको मानसिक रोगों का शिकार होना कोई बड़ी बात नहीं है। मानसिक रोग होना बहुत स्वाभाविक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। लेखक कहते हैं कि या तो हम अपने जो पास्ट की रंग बिरंगी यादों में, अच्छी बुरी यादों में उलझे रहते हैं, या फिर हम भविष्य की प्लानिंग करते रहते हैं, भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, है ना। जो वर्तमान है कभी हम उसमें नहीं जीते, जबकि सत्य वही है ना। आज जो हम जी रहे हैं वही तो एक्चुअल में है ना। जो बीत गया पास्ट, उसके बारे में क्या सोचना, वो तो हो चुका। और भविष्य जो फ्यूचर है वो अभी आया नहीं, वो जब आएगा तब देखेंगे। हम वर्तमान में कभी जीते नहीं हैं, उसको हमेशा इग्नोर करते हैं। आप लोग भी पता है क्या है, आज बुक लेके बैठे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन आपकी पता है क्या सोचते रहते हो, आगे का मैं ये कर लूँगा, फिर मेरे एग्ज़ाम हो जाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर मैं ये क्लास ज्वाइन कर लूँगा, है ना, मैं इसकी कोचिंग ले लूँगा, या मैं ना बैडमिंटन की कोचिंग ना शुरू कर देता हूँ, स्विमिंग सीखूँगा। और किताब सामने आप लोगों के खुली होती है। तो हम लोग जो फ्यूचर की प्लानिंग में रहते हैं या पास्ट की बातें सोचते रहते हैं, उसकी खट्टी मीठी अच्छी बुरी यादों में। वर्तमान को एंजॉय नहीं कर पाते, वर्तमान को नहीं जी पाते।
जबकि लेखक कह रहे हैं कि सत्य यही है और हमें वर्तमान का भरपूर आनंद लेना चाहिए और इसी में सबकी भलाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, आशय स्पष्ट कीजिए। हम कुछ लाइन पढ़ेंगे, हमें उसका आशय, उसका डिटेल में क्या आशय है, क्या मतलब है, वो बताना है। ठीक है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। समाज में जितने भी शाश्वत मूल्य हैं, वो बताया ना आपको, शाश्वत मूल्य कौन कौन से हैं ना, परोपकार, सत्य, किसी की भलाई करना, है ना, और त्याग, ये सभी हैं मूल्य। ये आदर्शवादी ही लोगों की देन है, उनके ही दिए हुए हैं समाज को ये शाश्वत मूल्य। व्यवहारिक लोगों ने, जो व्यवहारिक लोग ज़्यादा हैं, उन्होंने तो समाज को गिराया ही है, क्योंकि वो समाज के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने लाभ हानि के बारे में सोचते हुए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो भी शाश्वत या जो भी समाज को दिया है वो सिर्फ आदर्शवादी लोगों ने ही दिया है। नेक्स्ट है बच्चों, जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन में आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, उनकी व्यवहारिक सूझबूझ आगे आने लगती है। इसको स्पष्ट करना है बच्चों। जब हम व्यवहारिकता पर अधिक बल देने लगते हैं, व्यवहारिकता का अधिक बखान करते हैं, तो हमारे जो आदर्श हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। जो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट हैं वो, उनके आइडियल कहीं पीछे रह जाते हैं और प्रैक्टिकल वो अधिक हो जाते हैं, है ना, व्यवहारिकता अधिक हावी होने लगती है और इस चक्कर में हमारे जो आदर्श हैं वो कहीं छूट जाते हैं और व्यवहारिकता ही प्रमुख हो जाती है। नेक्स्ट है, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं दौड़ता है, बोलता नहीं बकता है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने आप से बड़बड़ाने लगते हैं। बच्चों, ये जापानी लोगों के बारे में बताया गया है कि वो लोग तीव्र गति से प्रतिस्पर्धा और प्रगति करने के लिए इतनी तेज़ गति से दौड़ रहे हैं कि वो सामान्य गति से चलना और बात करना ही भूल गए हैं, है ना, जिससे कि वो अकेलेपन का शिकार हो गए हैं और वो अकेलेपन में बड़बड़ाते रहते हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है, जो कि मनोरोग होने की निशानी है, मनोरोग होने की सूचक है ना, कि किस प्रकार वो मेंटली अपसेट रहते हैं और तनावग्रस्त रहते हैं, जिससे कि वहाँ के लोग मानसिक रोगी होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट लाइन है बच्चों, सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की गई कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। ये किस रेफरेंस में कहा गया है कि जब लेखक अपने मित्र के साथ उस पर्णकोटी में टी सेरेमनी के लिए जाता है तो चाजीन होता है, वो इतने गरिमापूर्ण ढंग से सलीके से अंगीठी जलाता है, चायदानी रखता है, बर्तन लाता है, पोंछता है, उन्हें तौलिए से साफ़ करता है, फिर चाय डाल के, बहुत थोड़ी थोड़ी चाय, है ना, चाय डाल के उनके कपों में उनके सामने रखता है। तो ये सभी क्रियाएं वो इतने सलीके से, बहुत आराम से, हमारे यहाँ मैंने बताया ना, चाय का बोलो फटाफट बना के ला के रख देगा, आप भी फटाफट चाय पियोगे, पैसे दोगे, चल दोगे। लेकिन वहाँ पर इसे इतने आराम से, सलीके से, एक पद्धति की तरह, एक अध्यात्म की तरह, है ना, एक ध्यान की तरह, इतने अच्छे से धीरे धीरे इस पूरे प्रोसेस को करते हैं, चाय बना के देते हैं, मानो ऐसा लगता है इतने गरिमापूर्ण ढंग से ये सारी जो क्रियाएं की जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई शास्त्रीय संगीत में एक जो राग है जय जयवंती के सुर गूंज रहे हैं। ठीक है।